नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया है, उत्तराखंड के विकास में अहम भूमिका निभाऊंगा। इसके साथ जब आज वो उत्तराखंड सदन पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने सीएम तीरथ सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। सल्ट उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार को लेकर आज उन्हें चर्चा करनी है। मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पे बिठाया। जो विश्वास उन्होंने मुझे किया है मैं उसमें खरा उतरूंगा। उत्तराखंड का चौमुखी विकास करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम हैं उनको हम नीचे तक लेके जाएंगे, साथ ही उत्तराखंड को नया आयाम देंगे और वहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और उस ओर हम काम कर रहे हैं। इतना ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, आपसे समझना चाहते हैं, आज सीएम तीरथ सिंह रावत पहली बार आए हैं सीएम बनने के बाद। क्या कुछ आज उनके कार्यक्रम है? कहा जा रहा है कि सल्ट उपचुनाव को लेकर भी जेपी नड्डा से उन्हें मुलाकात करनी है। जी बिल्कुल संतोष, देखिए दिन के 1 बजे तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं, जहां पर उत्तराखंड सदन आपको दिखाना चाहेंगे। यहां हम इस वक्त मौजूद हैं और उत्तराखंड सदन में ही तीरथ सिंह रावत आए और यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उन लोगों ने तीरथ सिंह रावत का स्वागत किया। और इसके अलावा यहाँ पर एक बैठक भी तीरथ सिंह रावत ने किया, खासतौर पे केदार धाम और बद्री धाम को लेकर। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर्यटन विभाग से भी तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में जुड़े हुए थे और यहाँ पर 1 घंटे से अधिक तक ये बैठक चली। और बैठक खत्म होने के बाद इस वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सदन से निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनका वो मुलाकात कर सकते हैं संगठन मंत्री BL संतोष और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। सूत्रों की माने तो मुमकिन है कि ये मुलाकात उनकी उपचुनाव को लेकर हो सकती है। हालांकि पहली बार दिल्ली लौटे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो एक औपचारिक तौर पर मुलाकात भी होती है पार्टी के बड़े नेताओं के साथ और मुमकिन है कि इसी के चलते वो दिल्ली आए हुए हैं। हालांकि जानकारी ये भी है कि जो उत्तराखंड में उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी वार्ता होगी और इसी सिलसिले में वो दिल्ली आए हैं। संतोष, ये वार्ता कब होगी? कोई समय निर्धारित किया गया है इस बातचीत का? देखिए 2 टाइम है। 7 बजे बताया जा रहा है कि संगठन मंत्री BL संतोष से मुलाकात हो सकती है। 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकते हैं। इस वक्त उत्तराखंड सदन से तीरथ सिंह रावत निकल चुके हैं और बताया जा रहा है कि इसी मुलाकात 2 लोगों से जो उनकी मुलाकात होनी है, संगठन मंत्री BL संतोष और जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है और उन्हीं दोनों लोगों से मुलाकात के सिलसिले में इस वक्त उत्तराखंड सदन से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत निकल चुके हैं। ममता, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि चर्चा राजनीतिक गलियारों में ये भी है, क्योंकि सीएम बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है महिलाओं की जीन्स को लेकर, फटी हुई जीन्स को लेकर, हो सकता है उसको लेकर उनको फटकार भी लगे। जी मुमकिन है। देखिए सूत्रों की माने तो जिस तरीके से अचानक उत्तराखंड मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है दिल्ली के लिए, कयास यही लगाया जा रहा है कि मुमकिन है कि जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया फटी जीन्स को लेकर और उस बयान के बाद वीडियो वायरल हुआ और फिर चाहे अपोजिशन की महिला नेताएं हो, तमाम लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसको सही नहीं मानती है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया उसका असर तमाम राज्यों में जहां पर भी चुनाव हो रहा है वहां पर असर पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो मुमकिन है कि इस सिलसिले में भी जेपी नड्डा से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत होगी। कहा तो यहां तक जाता है कि उनको इसी सिलसिले में तलब किया गया है, लेकिन अगर जिस तरीके से सीएम से जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि औपचारिक तौर पर ये मुलाकात है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार दिल्ली आए हैं और एक शिष्टाचार मुलाकात होती है कि जब भी कोई
बड़ा पद मिलता है तो उसके बाद जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं शिष्टाचारिक तौर पर उनसे मुलाकात होती है। तो सीएम का यही कहना है कि एक शिष्टाचारिक मुलाकात है जिसके चलते वो दिल्ली आए हैं और उत्तराखंड में क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं, लिहाजा उस सिलसिले में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से उनकी बातचीत होगी, वार्ता होगी। संतोष। ममता, उपचुनाव भी होने इसके बाद 1 साल है, क्योंकि चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव भी होने उत्तराखंड में। हो सकता है कि उस चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिए, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा नहीं है और सीएम जो चेहरा है वो बदला गया है, हो सकता है विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी एक चर्चा हो। जी मुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक उत्तराखंड में सरकार बदला गया, सरकार का जो नेतृत्व है वो उसमें बदलाव किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की आगे की क्या कुछ रणनीति होने वाली है उसको लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था, जब मीडिया से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है और जिस तरीके से जिम्मेदारी दी है उसको उनको अच्छे तरीके से उसका निर्वहन भी करना है। और इसी सिलसिले में वो आज दिल्ली आए हैं, पार्टी के आला जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के साथ ही आगे की क्या कुछ रणनीति खासतौर पे उत्तराखंड को लेकर होने वाली है उस पर चर्चा होगी, ताकि उपचुनाव तो होने हैं और आगामी 1 साल में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होना है। तो ऐसे में किस तरीके से पार्टी उत्तराखंड में काम करेगी, क्योंकि सरकार का नेतृत्व भी परिवर्तन हुआ है, तीरथ सिंह रावत आए हैं और वो किस तरीके से आगे काम करेंगे, समर्थकों से मिलेंगे, जो उत्तराखंड की जनता पिछले नेतृत्व से नाराज थी उसको किस तरीके से मनाना है, वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी और मुमकिन है कि उसी रणनीति पर बातचीत करने के लिए तीरथ सिंह रावत दिल्ली आए हैं। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक शिष्टाचारिक मुलाकात है, औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार आए हैं और ये एक शिष्टाचार होता है कि जब कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, बड़ा पद मिलता है तो वो दिल्ली आता है और यहाँ के जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे मिलकर आशीर्वाद भी लेता है और आगे की पार्टी की क्या कुछ रणनीति होने वाली है उस पर बातचीत भी होती है। संतोष। ममता, आपसे आखिरी सवाल, कुंभ बहुत पास में है और कुंभ जिस तरह से पास में है, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनकी रणनीति कुछ और थी कुंभ को लेकर, तीरथ सिंह रावत की रणनीति कुछ और है कुंभ को लेकर। माना यह भी जा रहा है कि कुंभ को लेकर जो दोनों जो सीएम थे, जो एक पूर्व सीएम एक मौजूदा सीएम, उनकी जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं अलगाव नजर आ रहा था, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि कुंभ की व्यापक रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या कोरोना को देखते हुए जो श्रद्धालु हैं उनको बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, किस तरह से रणनीति आगे काम करेगी, इस पर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में जो कुंभ होने वाला है उस पर तो पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि देश भर के लोग श्रद्धालु वहां पर जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। इससे पहले की जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था, रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां बहुत सारी लगाई थी कि कोरोना का वक्त है तो लिहाजा लिमिटेड, सीमित श्रद्धालु हरिद्वार का रुख करेंगे। लेकिन जब तीरथ सिंह रावत पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जिसको भी आना है, श्रद्धा है, वो आ सकता है। यानी कि 2 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के और दोनों ने अलग अलग जो नियम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगाया था उसको तीरथ सिंह रावत ने बदल दिया। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होगी और देखना होगा कि जब मुलाकात होती है तो आखिरकार उनसे क्या कुछ बातचीत होती है। मुलाकात के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार औपचारिक तौर पर ये जो मुलाकात है तीरथ सिंह रावत से, वो कितनी औपचारिक है और कितनी राजनीतिक है। ममता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लालकुआं के पास के क्षेत्र मोटा हल्लू में गौला निकासी गेट के पास बसे मजदूर की झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक 100 से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। अब तक लोग आग पर काबू पाते आग की लपटें धीरे धीरे आसपास की झोपड़ियों में पहुंच गईं। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस के साथ साथ पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन पवन चौहान भी घटनास्थल पर पहुंच गए और घटनास्थल का जायजा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक आग में मजदूरों की झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। देखिए, फायर ब्रिगेड तो यहाँ से शांतिपुरी से लेके गोरा पड़ाव वहाँ शीश महल तक हर जगह तो फायर ब्रिगेड नहीं खड़ी की जा सकती और बाकी फायर ब्रिगेड हर जगह सरकार की तरफ से उपलब्ध ही है। वो बुलाई जाती, बुलाने में टाइम लगता तो वो आई है। बाकी
मुआवजे के लिए इसकी पूरी अब रिपोर्ट भेजी जाएगी तो मुआवजा मिलेगा। जैसे इससे पूर्व में भी मिला गया तो अब भी इस भी मिलने की उम्मीद है। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टिकुलर कोई प्रावधान कुछ नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि इसको एट ए डाउन स्पॉट इतना दिया जा सकता। केस के स्टडी होती है, केस के हिसाब से ही मिलता है। मतलब कुछ राहत मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले एक बच्चा भी मरा था तो कहने की बात नहीं है। इसी अभी 2 साल पहले इसी बड़े बेरी पड़ाव में ही है। तो हमारे चेयरमैन महोदय ने आए थे, उन्होंने भी दिया जिसका उसको तो जो भी उसको मिला है आपने जानते ही हैं सब। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी लगातार कोरोना वैक्सीनेशन के टीके लगाए जा रहे हैं। आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी टीका लगवाया। इस मौके पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया और कहा कि टीकाकरण से किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहता हूं। आज वैक्सीनेशन में भारत नंबर 1 है। 71 देशों को टीका भारत दे रहा है। भारत में अभी तक 2,72,00,000 से अधिक लोगों को ये टीका लग चुका है। लगातार प्रक्रिया जारी है और आज क्योंकि मेरी गिनती 60+ में आती है तो आज मेरा भी नंबर आया। मैंने यहाँ पर आकर टीका लगवाया है। और वैसे कई लोग कहते थे कि साहब मुझे तो पता भी नहीं लगा टीका कब लगा, और बल्कि मैं तो मजाक कर रहा था। हमारे जो मीडिया वाले कह रहे थे मेरे को 2-4 और लगा दो। सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज विकासखंड के ग्राम सिसौना में 1,84,00,000 की लागत से बने नवनिर्मित ब्लॉक भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि लंबे समय से नए ब्लॉक भवन की मांग चल रही थी। पूर्व में मांग के बाद विधायक सितारगंज सौरभ बहुगुणा ने एक ब्लॉक भवन बनाने का वादा किया था, जो आज पूरा हो गया है। इस अवसर पर क्षेत्रवासी और ब्लॉक कर्मचारी काफी खुश नजर आए। साथ ही नवनिर्मित ब्लॉक भवन के सभागार में सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा और सितारगंज ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर ने ब्लॉक अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। विधायक ने कहा कि मेरा एक ही सपना है कि सितारगंज विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो और ये कार्यक्रम चलता रहे। भाजपा ने विकास को ही प्राथमिकता पर रखा है। ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर ने विधायक सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो नया भवन बना है ये संपत्ति सबकी संपत्ति है। सभी लोगों को जिम्मेदारी है कि इसकी सुरक्षा करें। क्षेत्र के सभी सितारगंज क्षेत्र के सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आज सितारगंज विधानसभा को अपना स्थायी ब्लॉक सिसौना ग्राम पंचायत में मिल चुका है। और हमारी ब्लॉक प्रमुख कमलजीत जी हैं, हमारे सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे अधिकारीगण, सबको बधाई देता हूं जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है। इस ब्लॉक को यहाँ पर स्थापित कराने में सबका योगदान रहा है और उम्मीद यही करेंगे कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे क्षेत्र का लोगों को सुविधाएं पहुँचाई जाती हैं, जहाँ पे जन कल्याण की योजनाएं चलाई जाती हैं। उम्मीद करूँगा कि इस बिल्डिंग का अच्छा उपयोग किया जाएगा। अधिकारीगण यहाँ पे अपना काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। और बधाई दूंगा क्षेत्रवासियों को कि आज हम एक नया ब्लॉक हमने यहाँ पे स्थापित किया है और उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से सितारगंज विधानसभा में नए कायाम रोज कायम हो और हमारी विधानसभा विकास। खबर लक्सर से है। खानपुर विधायक कुंवर प्रणब सिंह के चैंपियन की ओर से लंगोड़ा रंग महल में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश के नगर विकास मंत्री बंशीधर भगत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने माइक संभालते ही सबसे पहले प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि काम को ज़्यादा लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब सभी अधिकारी कर्मचारियों को भाजपा कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देनी होगी। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने कार्यकर्ताओं का अपमान करने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब विकास का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो चुका है। हमारे किसानों को बहुत आवश्यकता है कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। मैंने मंच से इस चीज़ की मांग की है और इन्होंने वायदा किया है कि सरकार के समक्ष इस बात को रखा जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात रखी है कि अधिकारी जो है प्रोटोकॉल का निर्वहन करें, कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। कार्यकर्ताओं का अपमान किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब सीधा है, कार्यकर्ता हमारा कहीं जाता है किसी अधिकारी के पास तो अधिकारी उससे तहजीब से बात करे, सम्मान से बात करे, हो सकने वालों को कामों को करे, नहीं हो सकता तो उसका कारण बताए।
अगर वो बात नहीं करेगा या कोई टोका-टाकी करेगा तो वो ठीक। सर पहले ऐसा हो रहा था क्या? सुनी नहीं जाती कार्यकर्ताओं की? ये नहीं जानता, मैंने तो अपनी मन की बात की। मेरे युग में कार्यकर्ता मेरा भगवान है, मैं उसका सम्मान चाहता हूँ। मैंने खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।